आदाब, मैं हूं अकरम ज़फ़ीर और इस वक्त हम हैं गाज़ीपुर के उसी जगह पे जहां पे किसान कई महीनों से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। सरकार की तरफ से कृषि कानून के खिलाफ जारी इस धरने को कैसे लोग देखते हैं और ये धरना कब तक जारी रहेगा। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कई सालों तक योगदान दिए हुए हैं। बाकायदा वो पार्टी के लिए काम किए हुए हैं। बिहार में हुए चुनाव में वो गांव-गांव जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बीजेपी छोड़कर किसानों के साथ क्यों खड़े हो गए। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए सर, आप बीजेपी के एक बड़े पोस्ट पे थे, गोरखपुर में थे, तो आपको क्या लगा कि जब किसानों के साथ आप आ गए? देखिए, जो नए कृषि कानून है, जी। इन नए कृषि कानूनों को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि ये कानून तो कॉर्पोरेट घरानों के फ़ायदे के लिए है, वो भी दो कॉर्पोरेट, अंबानी और अडानी के लिए। और ये सरकार एकदम ज़िद्दीपूर्ण तरीके से और अहंकारपूर्ण तरीके से कार्य कर रही है और किसानों की बात नहीं सुन रही है। इनकी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनने की जगह पर सरकार ने और सरकार के कुछ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेता, उन्होंने किसानों को ही अपमानजनक भाषा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे मेरे आत्मा एक दुख हुआ। क्योंकि मेरे परदादा आज़ाद हिंद फ़ौज में लड़े थे, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज में। तो हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से किस चीज़ की थी? अंग्रेज़ों से हमारी लड़ाई हमारी संपदा पे जो अंग्रेज़ों की लूट थी उसके ख़िलाफ़ थी। तो ये भी एक संपदा की लूट है। आप कृषि को कैसे दो कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में नीलाम करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी मौजूदा जो सरकार है, हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ जो कैबिनेट है, वो एक तरीके से इस देश को अंबानी और अडानी के हाथों में नीलाम करना चाहती है और देश के लोगों को उनका गुलाम बनाना चाहती है। देखिए, इस कानून के तीन पक्ष हैं। वैसे तो तीन कानून हैं इसमें। पहला है कृषि व्यापार सुधार, जिसमें नई मंडियों का प्रावधान है। तो किसान ये कहते हैं कि जो सरकारी मंडी है, जिसको एपीएमसी कहते हैं, एपीएमसी मंडी में एमएसपी मिलती है। आपको भी मालूम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकारी रेट, जिसे हमारे गांव में भाषा में कहा जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को तो वो भी नहीं मिलती है। ये ज़्यादा मिलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मिलती है आपके हरियाणा में और पंजाब में, और अब तो शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम हो गया। सवाल ये है कि नई मंडियां बनाएंगे तो कॉर्पोरेट घराने वहाँ मुनाफा कमाने आएंगे, वहाँ पे जन कल्याण, जन परोपकार के लिए तो नहीं आएंगे। तो वो एक काम करेंगे कि जैसे ही नई मंडियां आएंगी, वो नई मंडियां एक ही काम करेंगी। वो काम ये करेंगी कि पहले तो ज़्यादा दाम देंगी, जिससे किसान वहाँ पर जाएं। जब किसान वहाँ जाने लगेंगे तो सरकार की कुछ डिपार्टमेंट, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नीति आयोग है, वहाँ से कुछ लोग उठेंगे जो कॉर्पोरेट घराने के लिए काम करते हैं। मैक्सिमम कॉर्पोरेट घराने के लिए नीति आयोग में जो सदस्य हैं, वो मैक्सिमम कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही उनकी स्टैंडिंग होती है। वो स्टैंड उन्हीं के लिए लेते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों के होते हैं। तो वो उठेंगे और वो कहेंगे कि प्राइवेट मंडियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सरकारी मंडियाँ तो सफ़ेद हाथी के समान है, इनको बंद कर देना चाहिए या इन्हें प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर देना चाहिए। खेल तब शुरू होगा इस कानून का। उसके बाद जब इन दोनों मंडियों पर प्राइवेट का कब्ज़ा रहेगा या ख़त्म हो जाएगी सरकारी मंडी, तो एक काम होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो फ़ायदा उठाकर, जिसमें अनलिमिटेड स्टॉकिंग की बात है, तो ये कम उपज का दाम देना शुरू करेंगे। वो कहेंगे कि साहब, उपज इतनी है आपकी, मार्केट में रेट ये है, इसलिए हम आपको ज़्यादा रेट नहीं दे सकते, क्योंकि फला मार्केट में ये रेट है। हो सकता है कि आपसे हम गेहूँ 1900 में लें, तो हो सकता है अमेरिका से हमें 1000 रुपये में मिल जाए। तो फिर वो बार्गेन करेंगे, किसानों के साथ बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। तो तभी उनकी अनलिमिटेड स्टॉकिंग वाली हसरत पूरी हो पाएगी कि मुनाफा तभी कमा पाएंगे कि जब वो रेट यहाँ कम कर देंगे। तो कम रेट में होगा, यहाँ से लेंगे और फिर जाके स्टॉक कर देंगे। जब स्टॉक कर देंगे, फिर वो कम रेट का सामान जब स्टॉक हो जाएगा, फिर उसका भार कहाँ जाएगा? उसका भार जाएगा मध्यम वर्ग पर, जो हमारे मिडिल क्लास है, जिसकी सैलरी आज ही के दिन अभी 40% से 30% से 40% लॉकडाउन में कम हो गई है। कितने लोगों की जॉब चली गई है, कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले मिडिल क्लास को।
तो एक तो वैसे ही वो डीजल पेट्रोल के दामों से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है मौजूदा समस्या, उसके बाद जो खाद का जो महंगाई होगी उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को आप देखकर परेशान होकर इनसे हाँ, ये बीजेपी से अलग हो गया। और जिस तरीके से अपमानजनक शब्द अपने पहली बार अच्छा ये बताइए सर, आप एक महीने से यहाँ पे हैं, हाँ, धरना प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है, हाँ, कई महीनों से जी 2 महीने से तो चल रहा है। बीजेपी इन धरना प्रदर्शन को कैसे देखती है? बीजेपी के अंदर एक आज के दिन में बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर एक नया प्रणाली काम कर रही है। वो प्रणाली ये है कि जब तक वोट आप देंगे, इन्हीं लोगों ने वोट दिया तो ये ठीक थे, तब तक ये देशभक्त थे, सब कुछ थे, ये माई बाप थे, अन्नदाता थे, सब कुछ थे। जब इन्होंने अपनी बाजी मांगी, हमारे चौधरी साहब ने, त्यागी जी ने, इन्होंने कहा कि साहब ये कानून ठीक नहीं है, इससे हमें परेशानी होने वाली, भविष्य हमारा अंधकार में हो जाएगा, तो उनके अंदर ही शत्रु दिखने लगे जी। ये आप बताइए, 2019 के इलेक्शन तक तो ये माई बाप थे, आप भी माई बाप थे, इन्होंने 14 में भी दिया, 17 में दिया, 19 में भी दिया, तब तो ये माई बाप थे, इनके चरण धुलते थे, इनको क्या क्या कहते थे, अच्छे अच्छे शब्द बोलते थे। उसके बाद जैसे ही 20 में इन्होंने मांग कर दी तो ये साहब ये देश के दुश्मन हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक नई परंपरा आ गई है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का ट्वीट देखिए, उनके फेसबुक अकाउंट्स पर उनके कमेंट्स देखिए, ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का पहली इकाई होती है गांव और किसान, और गांव और किसान को आप गाली देते हैं, अपमानजनक शब्द कहते हैं, तो इससे पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी गांव ही किसान का अपमान नहीं करे, वो भारतीय संस्कृति का भी अपमान करे। उन्हें भारतीय संस्कृति और दर्शन में से कोई मतलब नहीं है। तो ये, और 28 तारीख को आपने देखा, 28 और 29 को, 28 को गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के लोग और कोई विधायक थे, वो आए और उन्होंने मारने की कोशिश की किसानों को, हथियार लहरा रहे थे, कह रहे थे कि तुम हटो पुलिस वालों से, हम इनको मारेंगे। ये बताइए, पुलिस का काम कब से, प्रशासन का काम से कब से भारतीय जनता पार्टी किस संविधान की किस धारा के या किस क्लॉज के अंतर्गत इनको मिला, या सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रूलिंग के आधार पर ये पुलिस का काम करने लगे हैं? ये तो सवाल है। अच्छा ये बताइए सर, आप बीजेपी में वर्कर रहे हैं, एक तरह से बीजेपी की आइडियोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी तो शुरू हुई थी गांधी समाजवाद से 1980 में, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो गोडसे की भाषा बोल रही। आप भी तब 4 साल बीजेपी में थे, तो आप भी तो गोडसे की भाषा बोल रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है ना? विपक्ष की तरफ कहा जा सकता है, मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। मतलब कैसे गोडसे को लेकर बीजेपी के यहाँ क्या नज़रिया है? वहाँ पर नज़रिया है, तभी तो गोडसे की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया गया। गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति को वो भोपाल का एमपी है। 4 साल में आप बीजेपी को कैसे देखे हैं, मतलब कितने नज़दीक से जानते हैं आप? बीजेपी को मैंने 2 पार्ट में देखा है, एक मैंने 17 से 18 में देखा और एक मैंने 19 से 20 में देखा। 17 से 18 में उसको मैंने देखा है, वो गरीबों के बीच में जाने का काम किया उसने, इसलिए 19 में उसे सरकार बनानी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये वो बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं चलाई गई जो गांव तक, कुछ लोगों तक, काफ़ी लोगों तक पहुंची भी, इसमें 2 राय। लेकिन 19 के बाद, जीतने के बाद, जिस तरीके से बीजेपी का हिडन एजेंडा जो था वो आ गया फ्रंट पे। अच्छा, ये जो कृषि कानून के खिलाफ जो धरना चल रहा है पूरे देश में, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो किसान है इनका वोट बीजेपी के खिलाफ जा सकता है? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, 2011 में जब आंदोलन हुआ था अन्ना वाला, लोकपाल वाला, उस आंदोलन में उसका नुकसान कांग्रेस को तो हुआ ही 2014 में। तो जब भी देश के अंदर आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में, क्योंकि ये जन सरोकारों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, और इस आंदोलन की जीत ये भी है कि आज आपने देखा कि आज जब हम बैठे हैं, आज 6 तारीख है, आज चक्का जाम का कॉल है, और चक्का जाम की कॉल पे उत्तर से लेकर दक्षिण, सुदूर दक्षिण तक, और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक किसान चक्का जाम में शामिल हैं। और अभी आपने देखा कि सांकेतिक रूप से 3 घंटे की शांतिपूर्ण सफल चक्का जाम को हमने हॉर्न बजाकर, आपने कवर किया, 30 सेकंड का हॉर्न बजाकर हमने सरकार तक अपनी बात, जो सोई हुई सरकार है जिसके कान बंद हैं, उसके कान को खोलने का काम शुरू कर दिया है।
तो हम यहाँ से हॉर्न बजा रहे हैं। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं, कॉल की जगह पे वकील लगा देते हैं। तो हम क्या समझें, इनकी बात क्या, कहते क्या हैं और करते क्या हैं, इसमें ही बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं जिस जगह पे हूँ, ये कि किसान यूनियन के ये कैंप है, यह है भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक के कैंप में। मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर आगे इनके क्या प्लानिंग है। जिस तरह के 26 जनवरी के बाद लोगों का मिजाज बदला, किसान लोगों का मिजाज बना और कई देश के कई हिस्सों से किसानों के पक्ष में आवाज़ें उठने लगी है। आप यहाँ पे हैं, आप कई शुरुआती वक्त से हैं, शुरू का वक्त और अभी का वक्त कैसे देखते हैं किसान आंदोलन को? नहीं, आंदोलन क्या, हम कोई अलग से कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम तो जो प्रधानमंत्री अब मौजूद हैं इन्हीं की बात दोहरा रहे हैं। जब 2011 में मुख्यमंत्री गुजरात के थे, इन्होंने मनमोहन जी को चिट्ठी लिखी थी कि कृषि कानून बनाया जावे, वही बात हम कह रहे हैं। हम कोई अलग बात तो कह नहीं रहे। विपक्ष की सुषमा स्वराज ने कहा था कोऑपरेटिव मत लाओ, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, वही हम कह रहे हैं। हम कोई अलग बात तो कोई मांग ही नहीं रहे। हम तो जिनकी कही बात जब विपक्ष में थे वही बात हम दोहरा रहे हैं। उसी बात को अब ये जब सत्ता में आ गए तो क्यों नहीं मान रहे। और ये तो आंदोलन किसान ये मन बनाए बैठा है कि जब तक किसान की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हंसता उठ कर नहीं जाने वाला। ये आप मुझे बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो भी फैसला लेती है उसे वो वापस नहीं ले पाती, मतलब उनके अंदर एक तरह से वापस नहीं ले सकती है कभी भी। क्या लगता है कि कृषि कानून वापस लेगी सरकार? देखिए, अगर सरकार के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का तनिक भी इज्जत होगा, सम्मान होगा और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखती होगी और जनता को वो सर्वोपरि मानती है, तो उसे लेना होगा। आज जिस तरीके से किलेबंदी यहाँ पे की गई है गाजीपुर बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे या सिंगू बॉर्डर पे, ये अगर मैं 300 साल पहले आपको 400 साल पहले ले जाऊँ, जब मुग़ल रहा करते थे यहाँ पे, हमने तो मुग़ल कालीन हम रहे नहीं, मुग़ल कालीन में हम जिंदा नहीं रहे। लेकिन ये देखने के बाद हमें लगता है कि मुग़ल जिस तरीके से जब दिल्ली में लोग आते थे, घेर लेते थे, मुग़ल सल्तनत के शहंशाह अपने घरों की अपने किलों की किलाबंदी करते थे बाहरी आक्रमण से, वैसे ही वह हमें बाहरी आक्रमणकारी समझकर अपने किले की किलेबंदी कर रहे हैं, फेंसिंग करके। जी बात पूरी कर लीजिए। आ जाओ बेटे, बैठो। फेंसिंग कर रहे हैं, वो लगातार फेंसिंग कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मौजूदा सरकार मुग़ल कालीन शहंशाह की तरह काम कर रही है। उसका लोकतंत्र लोकशाही में कोई विश्वास नहीं है। तो मतलब सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा कि लेना होगा? सरकार को लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।